पूना करार धिक्कार परिषद का जो आयोजन यहाँ पर आज किया गया है, इस परिषद में, इस अधिवेशन में सबसे पहले मैं आप सभी बामसेफ संगठन के कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के कार्यकर्ताओं, मूल निवासी महिला संघ के कार्यकर्ताओं, सभी का यहाँ पूना में आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के इस परिषद में उपस्थित उद्घाटक के रूप में मान्यवर एस.के. विश्वास साहब, आईएएस, भारत सरकार, नई दिल्ली, उनका मैं स्वागत करता हूं। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित मान्यवर रामलाल जी कुरील, माजी सांसद, मान्यवर अर्जुन भाई पटेल, वलसाड़, गुजरात, माजी सांसद, मान्यवर इंतजार अहीम नईम जो नई दिल्ली से पधारे हैं, मान्यवर शिवाजी राय जो बिहार से आए हैं, और एडवोकेट मनोज गोरकेला जो अभी अभी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। इन तमाम अतिथि गणों का भी मैं यहाँ पर संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि अब मैं क्षमा चाहता हूं, आज हमारे मंच पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित मान्यवर राजनाथ जी सोनकर शास्त्री, माजी सांसद जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष रूप से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं इनके ही यूपी में भी काम कर रहा हूं। साथियों, आज जो ये पूना पैक्ट धिक्कार परिषद का यहां आयोजन किया गया है, जैसा कि हमारा कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अधिवेशन, कोई भी सम्मेलन बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के आयोजित नहीं होता है। तो आज की परिषद भी एक विशेष उद्देश्य को, मकसद को लेकर के आयोजित की गई है कि 24 सितंबर 1932 को इसी पूना के इरवादा जेल में गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट होने की वजह से भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को क्या नुकसान हुआ, और अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो हमें क्या फायदा होता, इस पर विस्तृत चर्चा करके पूरे देश भर के मूल निवासी लोगों को जगाने का अभियान जो वर्ष भर चलेगा, उस अभियान को चलाने के लिए आज यहां से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हमारे समाज के अंदर जो गुमराह लोग हैं या फिर जो दुश्मनों के झांसे में हैं, उनको दुश्मनों द्वारा गुमराह करके, गलत जानकारियां दे करके उनको ये बताया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ, वो पूना पैक्ट दलितों के हित में था। ऐसा हमारे दुश्मन आए दिन हमारे समाज के लोगों को बताते रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो हमें जब आमने सामने मिलते हैं तो बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने पूना पैक्ट का कहां विरोध किया। इसलिए साथियों, आपको यहां जो विस्तृत जानकारी आज जो हमारा जो निर्धारित विषय है उस विषय पर दी जाएगी, उससे पहले प्रस्तावना के रूप में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने पूना पैक्ट के विरोध में क्या क्या कहा। उन कुछ चीजों को, कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, दलित वर्गों को गांधी जी के दबावपूर्ण अनशन के जोर पर पूना समझौता करने के लिए मजबूर किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने समझौते के दूसरे ही दिन भत्सना करते हुए कहा था कि अछूत लोग दुखी थे और उनके दुखी होने का प्रत्येक कारण है। वे 1956 में अपने परिनिर्वाण पर्यंत यानी परिनिर्वाण तक पूना पैक्ट की भर्त्सना करते रहे। व्यक्तिगत चर्चा में उन्होंने इसकी भर्त्सना की, सार्वजनिक सभाओं में, प्रासंगिक लेखन में और प्रस्ताव में उन सभी अवसरों पर उन्होंने इसकी भर्त्सना की जहां इसके धिक्कार की आवश्यकता हुई।
जहां जहां पर भी धिक्कार की आवश्यकता हुई, बाबा साहब ने इसकी भत्सना और धिक्कार किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई भत्सना के दृष्टांत के रूप में उनकी दो पुस्तकों, नंबर 1 कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और दूसरी पुस्तक राज्य और अल्पसंख्यक। पहली पुस्तक जो 1945 में प्रकाशित हुई और दूसरी पुस्तक जो 1947 में प्रकाशित हुई, के कुछ उदाहरण यहां पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसमें नंबर 1, अनशन में नेक नियति या भलमनसाहत जैसी कोई चीज नहीं थी। साथियों, ये जो बात मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर द्वारा की गई बातें हैं। इसको जरा ध्यान से आप लोग सुने और समझने का प्रयास करें। अनशन में नेक नियति या भलमनसाहत जैसी कोई चीज नहीं थी। यह गांधी जी के अनशन में, गांधी जी ने जो पूना पैक्ट के लिए अनशन किया गया था, उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी द्वारा किए गए अनशन में कोई नेक नियति या भलमनसाहत जैसी चीज नहीं थी। यह एक घिनौना और गंदा कारनामा था। अनशन अछूतों की भलाई और फायदे के लिए नहीं था। दरअसल यह उनके खिलाफ था और उन जैसे असहाय लोगों के खिलाफ निकृष्टतम किस्म का दबाव डालने के लिए किया गया था, ताकि प्रधानमंत्री के निर्णय के अंतर्गत उन्हें संवैधानिक संरक्षणों का जो अधिकार प्राप्त हुआ था वे उसे त्याग दें और हिंदुओं की दया और मेहरबानी पर जीने के लिए सहमत हो जाएं। अछूत लोग ऐसे व्यक्ति को ईमानदार और निष्ठावान कैसे मान लें? नंबर 2, सांप्रदायिक निर्णय ने अछूतों को दो लाभ प्रदान किए थे। नंबर 1, ऐसी सीटों का एक निर्धारित हिस्सा कोटा जो अछूतों के पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा चुनी जाएगी तथा सिर्फ अछूतों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही भरी जाएगी। दूसरा, 2 वोटों का अधिकार, जिसमें 1 वोट का प्रयोग पृथक मतदान में होगा और दूसरे वोट का प्रयोग सामान्य मतदान में किया जाएगा। अब यदि पूना पैक्ट ने जहां अछूतों के लिए सीटों का कोटा बढ़ा दिया है, जो वही सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दिए गए 2 वोटों के अधिकार को छीन भी लिया है। सीटों की यह बढ़ोतरी दोहरा वोट गंवाने की क्षतिपूर्ति कभी नहीं मानी जा सकती। सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत दिया गया दूसरा वोट बेमिसाल और अमूल्य विशेषाधिकार था। राजनीतिक अस्त्र के रूप में इसके महत्व का तो मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, बाबा साहब कहते हैं आज अछूतों के पास सांप्रदायिक निर्णय द्वारा दी गई सीटों की तुलना में अधिक सीटें हैं, किंतु बस यही वह सब है जो उन्हें हासिल हुआ। दूसरा, हर सदस्य यदि उनके खिलाफ भी है तो उनके प्रति उदासीन तो अवश्य है। यदि सांप्रदायिक निर्णय की दोहरे वोट की व्यवस्था बरकरार रहती है तो अछूतों के पास सीटों की संख्या भले ही कम रहती, लेकिन अन्य प्रत्येक सदस्य अछूतों के पक्ष में रहता। अछूतों के लिए सीटों की संख्या में बढ़ोतरी किसी भी सूरत में कोई भी बढ़ोतरी तथा पृथक निर्वाचन मंडल और दोहरे वोट की क्षतिपूर्ति नहीं है। चौथा पॉइंट है, पूना पैक्ट की धारा 5 ने प्राथमिक चुनाव की प्रणाली को 10 वर्ष तक सीमित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि 1947 ईस्वी के पश्चात होने वाला कोई भी चुनाव संयुक्त निर्वाचन मंडल एवं सुरक्षित सीटों की एकमात्र प्रणाली द्वारा होगा। संयुक्त निर्वाचन मंडल और सुरक्षित सीटों की प्रणाली के अंतर्गत स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, जो पश्चात पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार लागू होगी। यह कोरी कल्पना मात्र नहीं है, पिछले चुनाव में निर्णायक रूप में यह सिद्ध कर दिया है कि अनुसूचित जातियों को संयुक्त निर्वाचन मंडल के मताधिकार से पूर्ण रूपेण वंचित किया जा सकता है। नंबर 5,
पूना पैक्ट ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। अछूत लोग दुखी हैं और उनके दुखी होने का यह कारण है। नंबर 6, इस विचारों के प्रकाश में इसके अलावा और कुछ प्रतीत नहीं होता कि अछूतों पर पूना पैक्ट सिर्फ पहला प्रहार था और हिंदू लोग जो इसे नापसंद करते थे इस बात पर आमदा है कि जब और जैसे ही परिस्थितियां उन्हें मौका दे तो वे अपने अगले एवं अन्य प्रहार अछूतों पर करें। 7वां है, पूना समझौता स्वीकार करने के बाद मिस्टर गांधी कांग्रेस को यह कहकर अछूतों का विश्वास कायम क्यों नहीं कर रहे हैं कि वह सुरक्षित सीटों पर ऐसे अछूतों को चुनाव लड़ाकर अछूतों की राजनीति पर डाका न डाले जो हिंदुओं के औजार अर्थात पिट्ठू बनने के लिए तत्पर हैं। नंबर 8, पूना पैक्ट को स्वीकार करने के पश्चात मिस्टर गांधी इस समझौते का शराफत से पालन क्यों नहीं करते हैं और कांग्रेस आलाकमान को यह निर्देश क्यों नहीं देते हैं कि वह कांग्रेसी मंत्रिमंडल में अछूतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करे। नंबर 9, यह दर्शाता है कि पूना पैक्ट की एक पार्टी अथवा पक्ष होने पर भी मिस्टर गांधी दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि अनुसूचित जातियों को पृथक तत्व होने की पहचान और दर्जा दिए जाने की अनुमति न दी जाए और वह अपने विरोधी रवैये को न्यायोचित ठहराने के लिए लच्चर से लच्चर और खोखली दलील अपनाने के लिए तत्पर है। नंबर 10, संक्षिप्त में जहां तक अछूतों का संबंध है कि मिस्टर गांधी अभी भी लड़ाई के रास्ते पर अड़े हुए हैं। वे दोबारा खुरापात शुरू कर सकते हैं। उन पर भरोसा करने का अभी समय नहीं आया है। अछूतों को अभी भी यही मानना पड़ेगा कि उनकी आत्मरक्षा का सर्वोत्तम मार्ग है मिस्टर गांधी से सावधान। नंबर 11, कांग्रेस का दूसरा दुष्कृत्य है कांग्रेसी अछूतों को पार्टी अनुशासन में जकड़ना। वे कांग्रेस कार्यकारिणी के चुंगल में नियंत्रित हैं। वे ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते जो उन्हें पसंद ना हो। वे ऐसा कोई प्रस्ताव भी पेश नहीं कर सकते जिसकी यह अनुमति ना दे। वे ऐसा कोई विधेयक नहीं ला सकते जिस पर उन्हें आपत्ति हो। अपनी इच्छा और विवेक से वे वोट नहीं दे सकते और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त तक नहीं कर सकते। वे वहां मूक जानवरों की भांति हाके जाते हैं। विधायिका में उनके प्रतिनिधित्व को प्राप्त कराने का एक उद्देश्य अछूत लोगों को अपनी परेशानियां और शिकायतें उठाने योग्य बनाना तथा उनके साथ होने वाली जातियों को दूर कराने के लिए सक्षम बनाना था। कांग्रेस ने ऐसा होना सफलतापूर्वक तथा प्रभावी रूप से रोक दिया है। नंबर 12, इस लंबी और दुखद कहानी के उपसंहार के लिए कांग्रेस ने पूना पैक्ट का रस तो चूस लिया और बचा हुआ छिलका यानी छूस अछूतों के मुंह पर फेंक दिया। नंबर 13, पूना पैक्ट में अनुसूचित जातियों को मताधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों को उन्होंने प्राथमिक चुनाव में अस्वीकार कर दिया था, जो प्रस्ताव में उनकी सच्ची पसंद का असली सूचक है, वही उम्मीदवार सवर्ण हिंदुओं के वोटों के बल पर अंतिम चुनाव में विजयी हो जाते हैं। इस प्रकार पूना पैक्ट धोखाधड़ी और विसंगतियों से भरा पड़ा है। इसे मिस्टर गांधी के दबावपूर्ण अनशन और उस समय के हिंदुओं द्वारा यह आश्वासन कि अनुसूचित जातियों के चुनाव में हिंदू लोग किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे दिए जाने पर स्वीकार किया गया था। साथियों, बाबा साहब ने ऐसी बहुत सारी बातें पूना पैक्ट के विरोध में कही है, भत्सरना में कही है, जिसके कुछ अंश मैंने आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। साथियों, यहाँ तक नहीं, बाबा साहब ने 1956 तक पूना पैक्ट का विरोध किया, धिक्कार किया, भत्सरना की। बाबा साहब अंबेडकर पूना पैक्ट को
25 साल पूरा होने पर पूना पैक्ट के विरोध में धिक्कार के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे, अगर उनका जीवन सीमित ना होकर के उनका परिनिर्वाण 1956 में ना हो गया होता। क्योंकि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ और उसको 25 साल पूरे हो रहे थे 24 सितंबर 1957 को, जबकि बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया 1956 में। इसकी वजह से बाबा साहब इसके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सके। मगर जब पूना पैक्ट को 50 साल पूरे हुए 24 सितंबर 1982 को, तो पूना पैक्ट धिक्कार बार के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया मान्यवर डीके खापर्डे साहब द्वारा और मान्यवर कांसीराम साहब द्वारा, और उसे पूरे देश भर में जन जागरण के रूप में बताया गया। और इसके लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने एक पुस्तक भी पब्लिश की जिसका नाम है चमचा युग। उसका आज भी हिंदी में और अंग्रेजी में विमोचन यहां होने जा रहा है। साथियों, अभी 2007 चल रहा है और आज 24 सितंबर है, अर्थात आज पूना पैक्ट को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब 75 साल पूरे हो गए हैं तो आज की तारीख में न बाबा साहब हमारे बीच में हैं, न खापर्डे साहब हमारे बीच में हैं, न ही मान्यवर कांसीराम साहब हमारे बीच में हैं। ऐसी स्थिति में वामसेव संगठन ने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित करके पूरे वर्ष भर पूरे देश भर में जन जागृति का अभियान चलाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। अभी हमारा ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा। उद्घाटक के रूप में यहाँ पर मान्यवर एस.के. विश्वास साहब उपस्थित हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये पूना पैक्ट के बारे में आज यहाँ पर आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि पूना पैक्ट हुआ तो क्या हुआ और अगर पूना पैक्ट ना होता तो क्या होता। आप लोग ध्यानपूर्वक इस विषय को सुनेंगे और समझेंगे, सुन और समझ करके समाज को जगाने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद